फ्रेंड्स वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स की। ठीक है जी। तो इसके पहले 2 वीडियोज़ और डल चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट देखो। फिर उसके बाद 6.1 डल चुकी है, तो अगर वो नहीं देखी तो 6.1 देखो। फिर आप आओ 6.2 पर। अगर आप सीधा 6.2 स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आई बटन पर जाओ, वो वाली वीडियोस को पहले वॉच करो। ठीक है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 6.2। टोटल इसके अंदर सिर्फ हमारे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब आज हम। ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको ये क्वेश्चन पे मास्टरी बनानी है तो वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद एक बार उसको नोट डाउन करो और एक बार ट्राई करो खुद करने की। ठीक है बेटा, तभी आप कुछ कर सकते हो, मतलब अच्छे से कर सकते हो। मतलब अभी तो ये है कि मैं समझाऊंगा तो समझ आएगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं समझाऊंगा समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अपने तरफ से बहुत बेस्ट देना है अपना, तो आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं जो क्वेश्चंस में हमारी फिगर ड्रॉ है उसको बेटा बना रहा हूँ एक बार। ठीक है जी। तो मेरे को बस इतना ही अलॉटेड है। दिस इज द फिगर, इज फिगर 6.28। ठीक है, इतना है इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है इन फिगर 6.28 जो मैंने बना दी है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले फाइंड करने को वो मेरे को क्या कह रहा है बेटा, फाइंड एक्स एंड वाई। किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देन शो, और फिर टू प्रूव भी है बेटा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो बेटा, यहीं पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। वैसे क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये पूरा लीनियर पे बना रहा है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें स्ट्रेट लाइन है। पूरा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस पे नामकरण नहीं है ना, तो नामकरण कर देते हैं। तो इसको मान लेते हैं एम एन ओ। ठीक है। अब देखो बेटा, 2 एंगलों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। एक हो गया एंगल MOA प्लस एक हो गया AON। ठीक है जी, क्योंकि मुझे एंगलों का नाम देना था, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 180 डिग्री ड्यू टू, कैसे हुआ बेटा ये, लीनियर पेयर। बिकॉज स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं वो हमारा क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं बेटा। ओके बेटा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये एंगल कितना था, 50 डिग्री। तो लिख दो 50 डिग्री। प्लस में ये एंगल कितना है बेटा, x इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू बी 180 माइनस 50 डिग्री, हैंस x इज इक्वल टू बी 130 डिग्री। भाई हमारा पास x आ गया, हमारे पास बेटा x क्या आया, 130 डिग्री क्या आया हमारा x। सॉरी कैप गिर गई। ठीक है, हमारे पास क्या आया x, हमारा x इज 130 डिग्री। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, y। भाई y तो सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। इसका मतलब y इज इक्वल टू बी 130 डिग्री ड्यू टू VOA। आप पूरा लिख लेना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा। उसके बाद इसने देखो पहली चीज मांगी थी, x निकाल दिया, y निकाल दिया। ये शो करना रह गया, क्या शो करना रह गया कि ABCD के पैरेलल है। देखो बेटा, अगर ABCD के पैरेलल होगा तो ये x और एक y कॉमन, ये देखो ना, मान लो कि ये बनाते लाइंस, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती, ये L लाइन और M लाइन, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है। अब उल्टा चल रहे हैं, पहले पैरेलल लाइंस थी तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे। अभी क्या, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो दीज लाइन आर पैरेलल। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है x इज इक्वल टू बी y, बोथ आर 130 डिग्री, हैंस these are alternative interior angles, so AB is parallel to CD। बस बात खत्म। तो एक बार इसको रिकैप करते हैं बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 2 लाइन पैरेलल होती थी तो उसमें ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते थे, इक्वल होते थे। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब दीज लाइन आर ऑलरेडी पैरेलल। तो ना अब देखते हैं,
दोबारा एक बार समझते हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर इक्वल है, इसका मतलब लाइन्स पैरेलल है। यहाँ पे भी एक्स और वाई अगर इक्वल है, इसका मतलब ए बी और सी डी लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। ओके बेटा, ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, ये नहीं है कुछ, हटा देता हूँ उसको। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। तो बेसिक सा ये क्वेश्चन है, फिगर को जैसे एनसीईआरटी में ऐसे बना लेना, ये समझाने के लिए लाइन ड्रॉ करी थी बस। ठीक है बेटा, और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हमारा हो गया। ये रीजन लिखना, लीनियर पेयर, वीओए कंपलसरी है बेटा, पक्का लिखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में पोस्ट करके वीडियो को नोट डाउन कर लो। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 3 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, नामकरण है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एंड उसके बाद देखा जेड एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। कुछ नहीं किया मैंने बस फिगर को ड्रॉ कर रहा है जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, और एनसीईआरटी में 1-2 चीज़ें और भी गिवन है। तो अब मैं कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को रफ। आपने उतार लिया होगा अब तक तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना बेटा। अपना कोई भी डाउट हो बेटा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, तो उसमें भर भर के कमेंट करो, भर भर के डाउट पूछो अगर आते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी फर्स्ट, देन बोल रहा है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, उसके बाद बोल रहा है वाई एंड जेड रेशियोज आर 3:7। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इतना सा क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अब हमसे जो मांग रहा है वो मांग रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या बोल रहा है? फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों चीज़ हमसे मांग रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाता है। सबसे पहली चीज़ हमें उसने ये बता रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है ना भाई, उसने बताया था ए बी सी डी के पैरेलल है, डेट इज गिवन इन अ क्वेश्चन। ठीक है, सो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी याद है जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी भाई, दोनों सेम साइड ऑफ इंटरनल ट्रांसवर्सल पे है। देखो ना, दोनों अंदर की तरफ है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अंदर है। इसका मतलब इनका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर होगा ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। अब देखो बेटा, उसके बाद उसने मुझे बताया था कि सी डी और हमारा ई एफ इक्वल है। अब अच्छा, एक चीज़ और देखो बेटा, अगर उसने मुझे बोला ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, ये बोला था ना ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और उसने एक स्टेटमेंट बोली सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये भी लाइन उसने मुझे ऑलरेडी गिवन है कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो भाई सीधी सी तो बात है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। हेंस ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल। देखो समझाता हूँ, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, और उसने बोला इस लाइन के एक बंदा और पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल इसके है तो ये पैरेलल इसके है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस। भाई मान लो मैं इसको 5 रुपये बोलूँ तो, और ये दोनों बराबर हुए तो ये भी तो 5 रुपये हुए, फिर मैंने बोला कि ये दोनों बराबर तो ये भी तो 5 रुपये हुए, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी तो 5 रुपये हुए। अब समझ आई? अब थोड़ी सी मैथ समझ आ रही होगी ना, हाँ यार ये 5 रुपये का खेल सही था। अब समझ आ रहा है क्यों एक दूसरे के पैरेलल हुई। ठीक है, अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं सो एक्स इज इक्वल टू भी जेड होगा ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हमारा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगा बेटा। अब समझने वाली बात शुरू होती है यहाँ पर। देखो बेटा, एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है ना, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं 2, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो बेटा, x प्लस वाई, जो मुझे पता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है,
उसमें मैं x की जगह y z लिख सकता हूँ क्योंकि x और z इक्वल है, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिख दिया। मुझे पता है z और y की रेशो कितनी है, 3:7 है। तो एक काम करते हैं ना, अब देखो अब जो साथ साथ लिख रहे होंगे वो तो मर गए बस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं लेट द कॉमन रेशो बी। देखो x ऑलरेडी यूज है, नहीं तो मैं हमेशा कॉमन रेशो x मानता हूँ, यहाँ पे इसको स्मॉल a मान लेते हैं। ठीक है, बी ए देयरफॉर y is to z is equal to b 3a is to 7a। ओके, सो z कितना है बेटा 7a प्लस y कितना है बेटा 3a इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। इनका आंसर होगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 18 डिग्री। a कितना आ गया बेटा 18 डिग्री आ गया, मेरा कौन a आ गया। अब उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं। अब उसने मुझसे मांगा क्या, सबसे पहले उसने मुझसे मांगा y, नहीं उसने मुझे तीनों मांगे x भी y भी और z भी। अब सुनो, z तो हमारा बराबर था 7a के, y बराबर था 3a के, और जितना x था उतना ही z था, तो ये भी किसके बराबर होगा z के, और z तो पता लग ही जाएगा कितना है। अच्छा a कितना आया, a आया बेटा मेरा 18, a मेरा कितना आया 18 डिग्री। अब 18 इंटू 3 मे बी 54, 8 16 24 ना, तो 54 इधर डिग्री आ गया y। और अब इधर देख लेते हैं, अगर ये 54 डिग्री है तो ये हमारा कितना आया होगा 7 इंटू 18 और 7 49 और 56, हाँ 56 इधर आ गया, 5 इधर और हमारा हो गया 7 और 126, कितना डिग्री आ गया 126 डिग्री इधर आ गया, 126 डिग्री इधर आ गया z में, और y में आ गया 54। तो x में कितना होगा, जितना z में होगा, दैट इज 126 डिग्रीज। कितना होगा 126 डिग्रीज। ठीक है बेटा, तो यही हमारा आंसर है बेसिकली। तो उसने तीनों वैल्यू पूछी थी, x की, y की एंड z की, तो मैंने तीनों वैल्यूज निकाल दी। x की निकाल दी 126 डिग्री, y की निकाल दी 54 डिग्री, z की आ गई 126 डिग्रीज बेटा। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो मैंने लिखा नहीं था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा अगर लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तब आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। तो वीडियो में यही फ़ायदा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आता, तो उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हो, एग्जाम टाइम से पहले देख सकते हो, FA से पहले देख सकते हो, कोई पर्टिकुलर क्लास का टेस्ट है तब देख सकते हो, तो कभी भी आप उसको खोल के देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो मैं साइड हो रहा हूँ, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ठीक है, 1 2 3 ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हमेशा वीडियो को पॉज करके लिया करो, ओके। ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है बेटा। देखो बेटा, उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें एक फिगर है, वो बना लेते हैं पहले तो। AGSP CED। लो जी, ये लिख दिया। उसने बोल रखा है एक तो गिवन में AB पैरेलल टू CD, तो लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, AB पैरेलल टू, वैसे नहीं भी बताता तब भी लिखा ही हुआ था वो तो उसने। और उसने बोला कि EF इज परपेंडिकुलर टू CD पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है भाई, वो तो दिख ही रहा है ना। ये कितना है मेरा, इसने निशान बना रखा 90 डिग्री तो होता ही है, तो ये मेरे को 90 डिग्री गिवन है ऑलरेडी। और दे रखा है GED 126 डिग्री, GE और D इज इक्वल टू 120। इसको मार्क कर लेते हैं पहले निशान, GED, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिग्री कितना दे रखा है 126 डिग्री। आपको मार्क्ड है कि GED कितना दे रखा है बेटा 126 डिग्री। अब पूछा क्या क्या वो देखते हैं, फाइंड देखते हैं क्या क्या है, कि क्या क्या हमें फाइंड करना है।
सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करनी है AGE, AGE निकालना है। सेकंड चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो हमें निकालनी है GEF। उसके बाद जो हमें थर्ड चीज़ निकालनी है वो है FGE। ये तीन चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा तो आंसर कितना बड़ा होगा। देखो बेटा, सबसे पहले जो मुझे साफ साफ दिख रहा है मैं सबसे पहले वो निकालूंगा। देखो बेटा, ये पूरा 126 डिग्री है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, दिमाग लगाओ। ऑब्वियस ही बात है, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, ठीक है ना। देखो मुझे क्या पता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मुझे क्या पता है कि GEF प्लस FED मिलके क्या बना रहे हैं? GED बना रहे हैं, जो कि 126 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, और GEF निकल जाएगा, जो कि ये रहा, जो उसने हमसे पूछा भी है कि GEF निकालो। तो GEF निकल जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्रीज। ठीक है, नॉर्मल माइनस किया, कुछ नहीं किया बेटा। तो GEF निकल गया कितना डिग्री? 36 डिग्री हमारा कैलकुलेटेड हो गया वो। उसके बाद अब हमें से पूछेगा वो एक चीज़ पूछ रहा है AGE भाई ऑब्वियस ही बात है, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल है ना, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। देखो ना, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये लो, अब देखो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये पूरा एंगल कितना डिग्री था? 126, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? 126। तो लिखना पड़ेगा पहले, तो लिखेंगे AGE इज इक्वल टू बी GED ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ लाइन्स AB पैरेलल टू CD। भाई इन लाइनों के बीच में पैरेलल है वो ABC, ठीक है, हमारे इन लाइनों के बीच में पैरेलल है, और AIA है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो हेंस AGE इज इक्वल टू बी 126 डिग्रीज। ये भी आ गया हमारे पास, ये भी हो गया। एक तीसरी चीज उसने और पूछी है, तो पहले ये बेकार सी चीज में रब करते हैं। ये पूछ रहा है वो FGE, हमसे पूछ रहा है FGE। भाई ये एंगल पूछ रहा है। भाई देखो ना, ये पूरा एंगल 180 का होगा, स्ट्रेट लाइन है, और मुझे पता है AGE अगर 120, अगर ये 126 आ गया तो 190 में से 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो भाई देख लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे AGE प्लस EGF मिला के क्या बनाएंगे? 180 ड्यू टू लीनियर पेयर, ठीक है, बिकॉज AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल 126 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। EGF जो है हमारा वो क्या है? वही तो हमें निकालना, और क्या है, इज इक्वल टू भी 180 डिग्री। उसके बाद EGF, ठीक है ना। देखो EGF बोलो FGE बोलो, एक ही बात है, बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए, बस आगे पीछे वाले आगे पीछे हो सकते हैं। 180 माइनस 126 डिग्रीज। अगर ये 30 होता, 126 ना होता तो 130 होता, तो 50 बचता, और अभी 4 कम है, तो मतलब 54 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? एंगल EGF और वी कैन से एंगल FGE इज इक्वल टू बी 54 डिग्रीज। कितना आ गया बेटा? 54 डिग्रीज। कुछ नहीं किया, बस सब्ट्रैक्ट करा, नथिंग एल्स। ओके, तो आप देख सकते हो आंसर को अपने, ठीक है, कुछ नहीं है। एक बार यहाँ पे लगाया था, एक ऑल्टरनेटिव हो गया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया 90, और एक लीनियर पेयर लगा दिया। बस जो मेन मुद्दा है ना, वो मेन मुद्दा इंट्रोडक्शन का ही है। ओल्ड इंट्रोडक्शन जो मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लीनियर पेयर, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेटिव, VOA, अगर ये सब क्लियर नहीं है ना, तो आप बस चैप्टर में घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, और कोई न्यू क्वेश्चन आया तो आप बस पेन बंद करके बैठ जाओगे। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लुक करते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी बेटा। तो सबसे पहले मैं साइड हो रहा हूँ, तो सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लो भाई, ले लो, जल्दी कर लो, इतनी देर नहीं रुकूंगा। ओके, ले लिया, चलो जी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम करते हैं आगे।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मैं जितनी बार वेरी बोलूँ उतनी बार कम है वेरी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डिज़ाइन भी देख ही रहे हो आप कितना अच्छा है, जितना अच्छा एनसीईआरटी की फिगर का डिज़ाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है। ये 110 दे रखा है, ये 130 दे रखा है। ठीक है, चलो जी, कुछ नहीं और बाकी कुछ नहीं देखना, हमने इतना ही देखना था। जो क्वेश्चंस में गिवन है वो मैं पहले लिख देता हूँ, वैसे तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड उसने एक चीज़ करने को बोला है, QRS फाइंड करने को क्या बोला है, QRS। तो पहले यही देख लेते हैं ये वाला है कहाँ इसके अंदर, QRS। भाई ये वाला पूछ रहा है वो, ये वाली चीज़ दिख रहा तो मैंने एरो का निशान मारा, ये एंगल पूछ रहा है, बस एक पर्टिकुलर दिस एंगल की बात हो रही है और किसी एंगल की बात नहीं हो रही है। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पेपर में आना ही आना है। ठीक है, ऐसा इसका भाई बंधु है, एक एग्जाम्पल नंबर 4 इस चैप्टर का, वो इसका भाई बंधु है, देखने में सेम लगेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन दैट इज पैरेलल, ये ऐसे का निशान मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल टू PQ एंड ST। क्या कह रहा हूँ मैं, एक लाइन बनानी है एंड ऑल्सो गो थ्रू या फिर ऑल्सो पासिंग द पॉइंट R, मतलब वो जो लाइन है जो कि पैरेलल होनी चाहिए PQ और ST के, वो R से पास आउट भी होनी चाहिए। इसका मतलब वो लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, वो लाइन कुछ ऐसी होगी। और इसका करते हैं नामकरण, इसको लेते हैं M और इसको लेते हैं N। ठीक है जी, नामकरण हो गया, MN अच्छे लगे नाम तुम्हें, ऐसे ही लेते हैं इसके अंदर नाम। ठीक है, MRN हो गया ये टोटल, अजीब से ही होगा ना कुछ। चलो अब आगे करते हैं बेटा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो मैंने क्या स्टेटमेंट बोली थी, तो मैंने बोला था कि PQ इज पैरेलल टू MN। जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन PQ के पैरेलल है, अगर वो PQ के पैरेलल है तो PQR एंगल इज इक्वल टू QRN एंगल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। बिकॉज देखो ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की वजह से। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या देखेंगे कि भाई अगर ये बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे लिख तो लो क्या है, QRN इज इक्वल टू बी 110 डिग्री। नेक्स्ट मैंने बताया था कि ST लाइन भी पैरेलल है MN लाइन के, सो दैट्स वाई TSR इज इक्वल टू बी SRM के इक्वल होगा। SRM के इक्वल होगा ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, 130 डिग्री। कितना होगा ये, 130 डिग्री। और ये एंगल्स कितना आ गया है, 110 डिग्री। ठीक है, समझ आया इतना। ठीक है, इतने में कुछ नहीं, इसका एंगल ये अल्टरनेटिव हो गया, ये इसके अल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद तो हमारा निकला क्या, SRM इज इक्वल टू बी 130 डिग्री। ओके, अब ना आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 130, यहाँ से लेके यहाँ तक 110, इसके अंदर ये जो एंगल जो मुझे चाहिए 2 बार इंक्लूड होगा। कैसे 2 बार इंक्लूड, एक बार तो इस 130 में भी ये एंगल आ रहा है, QRS है, और एक बार ये जो QRN है उसके अंदर भी ये एंगल आ रहा है पर्टिकुलर। तो मतलब एक जो पर्टिकुलर एंगल है वो 2 बार इंक्लूड हो गया। अगर मैं इन लोगों को प्लस करूं और अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरा तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए था, 180। इसका मतलब जितना भी ये 180 से ज़्यादा होगा उतना ही वो बीच वाला एंगल होगा। नहीं समझ आया होगा ना थोड़ा बहुत। देखो बेटा, ये एंगल की बात करूँ मैं 130 के अंदर भी ये आ गया, 110 में भी ये आ गया, टोटल क्या बन रहा है 250। क्या बन रहा है टोटल, ये 240, सॉरी हाँ 240 बन रहा है। 130 प्लस 110, क्या 240 हो सकता है? नहीं भाई, एक स्ट्रेट लाइन तो कितनी हो सकती है, 180 तक की हो सकती है। तो 180 से जितना भी ये ज़्यादा है, 60 डिग्री जो ज़्यादा है वो कौन होगा, वो बीच वाला एंगल। बिकॉज वो बीच वाला एंगल 2 बार काउंट हो चुका है। ओके, इसलिए वो एंगल 180 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो हमें लिखना क्या है,
या लिखेंगे QRS जो हमें निकालना है इसने इज इक्वल टू बी 130 प्लस 110 माइनस 180। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, दोनों एंगल को प्लस करना है, 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, 240 माइनस 180 देन द आंसर बिकम 60 डिग्री। और यही इसका आंसर है, QRS इज माई 60 डिग्री। ओके बेटा, समझ आया? ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं साइड हटा हुआ हूँ एज यू नो, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका और नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो द क्वेश्चन नंबर 5 फिगर बना लेते हैं पहले, सबसे पहले बस इतना ही गिवन है इसके अंदर। एक चीज़ और गिवन है इसके अंदर कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आप लिख लेना। और एंगल्स गिवन है, फाइंड करना है एक्स एंड वाई। फाइंड क्या करना है बेटा? एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान, लिटरली में मजाक नहीं कर रहा, 1 सेकंड से पहले हो जाएगा। हाँ मतलब 1 सेकंड बोलने के लिए 1-2 मिनट तो दो। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। सो एंगल ए पी सी, सॉरी ए पी क्यू, ये बेटा ये वाले पॉइंट क्यू है। ओके, ए बी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू आर। सो एक्स इज इक्वल टू बी 50 डिग्री। हो गया भाई, ये तो कैसे हो गया? ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये कौन है मेरा? ये मेरा 50 है, ये मेरा 50 है, और ये मेरा कौन है बेटा? एक्स है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो ये तो खत्म भाई, एक्स आ गया 50 डिग्री। अब आप पूछ रहे हैं वाई कितना होगा। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, लेकिन नहीं बेटा, ये चीज में ध्यान रखो, ये पूरी एक लाइन है। पूरी क्या है? एक लाइन। ये पूरा एंगल तो ये पूरा एंगल के बराबर होगा, ना कि सिर्फ वाइड एंगल। वाई एंगल तो कंप्लीट एंगल है ही नहीं इस तरफ को ना। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 लाइनें हैं, मार्कर साथ पहले छोड़ देता है, ठीक है। 2 लाइन्स हैं, ये एंगल आ रहा है, ये एंगल इसके एंगल ना, मतलब ये जो लाइन है इससे पूरा ऊपर। तो ये अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई तो ऊपर तक जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वाई प्लस 50 डिग्री की बात हो रही है। सो इसका मतलब वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू बी 127 डिग्री होगी ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू बी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर ये 100 होता तो 50 और 5 6 7 77 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? y इज इक्वल टू 77 डिग्रीज। लेकिन लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका क्या है? पूरा नाम ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ठीक है। तभी ये नॉर्मल होगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। ओके, तो अगर आप चीज़ों को छोड़ दोगे, लाइन वन नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे हैं 6th, 4th और 2nd, ठीक है। अब आने को कोई भी आ सकता है, लेकिन 6th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। चले, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? ले लो भाई, ले लो। चलते हैं अब आगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और फिर होती है ये एक्सरसाइज समाप्त और आपकी छुट्टी। कोई और वीडियो देखनी हो तो आपकी मर्जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो। कोई डाउट आता है कमेंट्स करो, वहाँ पे डाउट पूछने में शर्म आती है तो पर्सनल इनबॉक्स में आना है, तो पर्सनल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ आ जाओ, सब्सक्राइब करवाओ मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले, और अपने सारे दोस्तों को मेरी वीडियो को सेंड करो बिना शर्माए, ठीक है। ये है भाई 2 मिरर। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा साइंटिफिकली समझेंगे, बिकॉज इसके अंदर घुस गई है साइंस। अब काफ़ी सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे कि मैथ्स के अंदर साइंस कैसे घुस गई।
बस थोड़ा मार्कर चल जाए तो फील्ड करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये 2 मिरर है, दीज आर 2 मिरर्स, द मिरर वन इज पी क्यू मिरर। ठीक है, मिरर बना लेते हैं भाई, ऐसे ऐसे ये मिरर है, ठीक है ना, ये भी मिरर है। ठीक है, उसके बाद ये है आर एस मिरर, आर एस मिरर। यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक रे जा रही है, मतलब दिस रे इज ए बी रे, इस तरफ को जा रही है। ठीक है, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करती है ना, शीशे पे इमेज क्या करती है, रिफ्लेक्टर बाउंस बैक। ये थोड़ी सी फिगर ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा डी, इसका नाम क्या है, डी नाम है। और नीचे लगे कोई नाम है क्या, हाँ भाई उसका नाम है सी, उसका नाम क्या है सी। अब ये होगी हमारी फिगर। अब देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है, मिरर है। एक चीज़ उसने मुझे क्लियर कट बता रखी है कि दोनों मिरर पैरेलल लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, दोनों मिरर पैरेलल लगे हुए हैं। आपको प्रूफ करना है कि जो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। भाई देखो, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। और अगर इंटीरियर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल आ जाएगा, तो ए बी जो हमारी जो रे है वो सी डी रे के क्या आ जाएगी, पैरेलल शो हो जाएगी। ओके बेटा, तो करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं। ठीक है, ये हो गया एन मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, एंगल्स मान लिए इनको। ठीक है, मान लिया एंगल। अब एंगल मानने के बाद एक चीज़ तो ध्यान रखो सबसे पहले कि हमने क्या देखा था, हमें ये पता है कि हमारा जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, आर एस के पैरेलल है। इसका मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं, है ना भाई। ये वाला पूरा एंगल, मतलब ऐसे समझाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे कुछ और भी गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिरर प्लेस ईच अदर इंसिडेंट स्ट्रेक मिरर रिफ्लेक्ट मूव स्ट्राइक दिस और दिस। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं ये बोलूँ कि ये कैसे बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये रे है, आपने ना बचपन में एक वो चीज़ पढ़ी होगी, मान लो ये मिरर है, मान लो दिस इज़ अ मिरर, तो एक रे आती है तो वो उस रे पे जाती है, और बीच में एक रे आती है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्स एंगल के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है कि नहीं होता इक्वल। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ड्यू टू कैसे, क्योंकि हमारा जो ये है ना, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं कि अगर रे आती है तो वापस जाती है, जब एक रे आती है वापस जाती है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाई है, दो नॉर्मल है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो आगे देखते हैं बेटा। आगे मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि क्या कह सकते हैं हम, अच्छा हमने जो एनएम बनाई है ना, हमने क्या बनाई है, एनएम। और ये जो एनएम बनाई है हमने, डेट इज जो कंस्ट्रक्ट करी है हमारी एन एंड एम रेज, दीज आर पैरेलल रेज। मतलब एन लाइन जो हमारी बी एन लाइन है वो हमारी पैरेलल है सी एम लाइन के। किसके पैरेलल है वो, सी एम लाइन के क्या है, वो पैरेलल है। अगर वो सी एम लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल। ठीक है ना। अगर ये लाइन और एक ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब कि वो जो रेज हैं वो क्या होंगी, वो जो दो रेज हैं वो क्या होंगी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बी एन इज पैरेलल टू सी एम, देन एंगल 2 इज इक्वल टू भी एंगल 3। भाई एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आ गया ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग अगर ये बराबर आ चुका है, इसका मतलब 1 और 2 ऑलरेडी बराबर थे, 3 और 4 बराबर थे,
देखो 1 और 2 बराबर थे एक दूसरे के, 3 और 4 बराबर थे, 2 और 3 भी बराबर हो गए। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर। देखो 1 2 के बराबर था, 3 4 के बराबर था। हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल है। सो देखो बेटा एक बार रिकैप करते हैं, तो ये रहे यहाँ से गई और ये रहे यहाँ से चली गई, ठीक है। ये एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो गए ड्यू टू रिफ्लेक्स एंगल, एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो गए, सॉरी एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो गए बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो गया ड्यू टू रिफ्लेक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा कि मैंने जो बी एन लाइन और सी एम लाइन बनाई थी दूसरे के पैरेलल थी, तो एंगल 2 एंगल 3 बराबर हो गए थे, और अगर 1 2 बराबर है, 3 4 बराबर है और 2 3 भी बराबर है एक दूसरे के, इसका मतलब सारी एक दूसरे के बराबर है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम करूं और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम करूं तो एक दूसरे के बराबर आएगा, बिकॉज ये दोनों बराबर तो 1 हो गया, ये दोनों बराबर 1 हो गया। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनाते हैं, ए बी सी एंगल बनाते हैं, एंगल 3 एंगल 4 क्या बनाते हैं, बी सी डी बनाते हैं। यही मेरे को प्रूव करना था। सो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो कि मुझे यहाँ पे प्रूफ ऑलरेडी करना था। तो इसी के साथ हमारी खत्म होती है एक्सरसाइज। तो फिर मिलते हैं किसी और एजुकेशन वीडियो के साथ। होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।